हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल। एंड लास्ट में जैसे कि हमने बोला था कि इस लेक्चर में हम लोग स्लेटर्स रूल और शील्डिंग इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। हम लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के काफ़ी चीज़ों के बारे में बात कर ली थी। ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, आईयूपैक नेम कैसे लिखते हैं जो 100 से ऊपर वाले हैं, उन सब की बातें हम लोगों ने कर ली थी। नाउ अब हेडिंग डाली जाए, दैट इज शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव बोलते हैं। ओके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, ना इसमें अगर मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं, ठीक है, तो जैसे हमारा न्यूक्लियस होता है ये, ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर जो होती है हमारी ये शेल्स होती हैं, ठीक है। अगर इन सेल में अगर मैं बात कर रहा हूँ कि एक सेल में हमारा कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं हमारा आउटर मोस्ट सेल में ये इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके अंदर वाले सेल में भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तभी तो बाहर वाली सेल में है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो अब ये सिचुएशन होती है, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको क्या करेगा, बाहर को धक्का देगा, ठीक है, ये इस तरह से क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। रीज़न क्या है कि इलेक्ट्रॉन चाहता है कि वो किस में आ जाए, न्यूक्लियस में आ जाए। मतलब ये इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस का क्या है, यहाँ पर एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करें हम लोग, ठीक है, तो न्यूक्लियस को क्या कर रहा है, ये अट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पर, ठीक, न्यूक्लियस के साथ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। बट इसको कौन रोक रहा है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स रोक रहे हैं, क्योंकि वरना तो फिर वो न्यूक्लियस में चला जाएगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, अंदर आने से रोकते हैं, गार्ड की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, अगर एक मोटिवेशन आपका किसी बिल्डिंग में जाने का है और उसमें जाने से पहले अगर आपको गार्ड जो हैं, गोड नहीं, ठीक है, गार्ड जो हैं वो क्या करें, आपको जाने से अंदर रोकें, तो आपका जो मोटिवेशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही बात है कि जो अट्रैक्शन एक इलेक्ट्रॉन फील कर रहा था न्यूक्लियस के टूवर्ड्स, वो कहीं ना कहीं इन इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन की वजह से कहीं ना कहीं वो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो जो ब्लैक वाला शो कर रहा है दैट इज अट्रैक्शन, इट इज अट्रैक्शन, ठीक है। एंड जो हमारा ग्रीन में बात हो रही है, ठीक है, दैट इज रिपल्शन। रिपल्शन क्यों है, रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है। तो कहीं ना कहीं जो अगर अट्रैक्ट होना था तो z के हिसाब से होना था, z के बराबर इसमें प्रोटॉन है, तो इस अमाउंट से क्या होना था, अट्रैक्शन होना चाहिए था। बट अब इनके शील्ड करने की वजह से जो इफेक्टिव आता है वो आता है z इफेक्टिव बोलते हैं, इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है, ये एक एक्चुअल चार्ज है, दैट इज एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो कमी हुई है वो किसी वजह से हुई है, रिपल्शन की वजह से। तो z इफेक्टिव को इस तरह से लिखा जाता है, z इफेक्टिव इज इक्वल टू z माइनस सिग्मा, ठीक है। ये सिग्मा वो चीज़ है जो रिपल्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, सिग्मा को हम लोग बोलते हैं दैट इज शील्डिंग कांस्टेंट, शील्डिंग कांस्टेंट, ठीक है, या फिर स्क्रीनिंग कांस्टेंट, दैट इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है। और स्लेटर रूल में भी बात करते हैं तो इसको स्लेटर्स कांस्टेंट भी बोल देते हैं, दैट इज स्लेटर्स कांस्टेंट, ठीक है।
इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मैं यहाँ कहीं ना कहीं इस वे में बोल सकता हूँ, ठीक है, कि जो मेरा z इफेक्टिव है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सेल्डिंग है। सेल्डिंग ज़्यादा होगा तो z इफेक्टिव कम होगा। दैट मीन्स z इफेक्टिव इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग कांस्टेंट। शील्डिंग कांस्टेंट, शील्डिंग कांस्टेंट हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा तो z इफेक्टिव हमारा कम होगा। अब अगर मैं शील्डिंग इफेक्ट की बात करूँ कि कौन अच्छे से धकेल पाते हैं, किसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे से पुश कर पाते हैं, तो शील्डिंग का ऑर्डर होता है, दैट इज शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर होता है, सबसे अच्छे शील्ड करते हैं हमारे जो जस्ट न्यूक्लियस के पास, मतलब दैट मीन्स एस की शील्डिंग सबसे अच्छी है, देन पी, देन डी एंड देन एफ। डी और एफ तो टुच्चे शील्डर में आते हैं, ठीक है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, दैट इज पुअर शील्डर्स बोलते हैं, दैट इज पुअर शील्डर्स, ठीक है। पुअर शील्डिंग करने में डी एंड एफ के इलेक्ट्रॉन का काम रहता है, दैट मीन्स ये अपना काम ढंग से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं जो मैंने लिखा है ये क्लोजनेस टू न्यूक्लियस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। एस सबसे पास होता है, पी डी एंड एफ, ठीक है। तो दैट इज ऑर्डर ऑफ क्लोजनेस टू न्यूक्लियस, ठीक है। जैसे मान लो कि किसी बिल्डिंग में अगर हीरा रखा हुआ है, तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग गार्ड होंगे कौन से होंगे, जो बिल्डिंग के बाहर हैं या फिर जस्ट जो हीरे के बाहर हैं, ठीक है। तो आपको भी पता है कि किसके ज़्यादा होंगे, जो हीरे के जस्ट आगे खड़े हुए हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। क्लियर। तो इसको मैं थोड़ा सा वर्ड्स में लिखवा देता हूँ, दैट इज इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम the actual nuclear charge of attraction experienced by the outermost electron is less as compared to expected nuclear charge of attraction, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। दिस phenomenon is called स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट, क्लियर, ठीक है। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि इस तरह का सिचुएशन रहता है, ठीक है। बट बात ये है कि कैसे हम लोग एक जेड इफेक्टिव को निकाल सकते हैं और कैसे हम लोग कंपेयर करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें बात की जाती है दैट इज स्लेटर्स रूल की। स्लेटर्स रूल, अच्छा, ये जो रूल मैं बताने जा रहा हूँ ये कैलकुलेशन करने के लिए, ऑल्दो डायरेक्ट कैलकुलेशन कभी आपसे कराई नहीं जाएगी, बट आप जो कैलकुलेट करके वैल्यू आएगी उसके बेसिस पे जो कंक्लूजन है, ठीक है, वो जो है पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। स्लेटर रूल इज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ शील्डिंग कांस्टेंट, जो हमारा क्या था, सिग्मा की कैलकुलेशन करने के लिए स्लेटर रूल है, ठीक है। तो पहले तो ये है कि पहले ग्रुपिंग करी गई सब शेल की, जैसे 1s को एक ग्रुप में रखा है, 2s और 2p को एक ग्रुप में रखा है, दैन फिर 3s और 3p को एक ग्रुप में रखा है, दैन उसके बाद 3d, देन 4s और 4p को एक ग्रुप में, देन उसके बाद है
4d, ठीक है, देन उसके बाद 4f, ठीक है, एंड देन फिर 5s और 5p, ठीक है। अब होता क्या है कि जिस भी इलेक्ट्रॉन पे हम लोग शील्डिंग चेक कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि हम डी के इलेक्ट्रॉन पर चेक कर रहे हैं शील्डिंग, ठीक है, तो डी का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो टेस्टिंग के लिए जाएगा, ठीक है, तो उसके जो बचे हुए खुद के जो इलेक्ट्रॉन है, खुद के सेल के इलेक्ट्रॉन भी रिपल्शन करते हैं, तो उसके खुद के सेल के इलेक्ट्रॉन भी कहीं ना कहीं उसको रिपल करेंगे, और यहाँ अंदर वाले रिपल करेंगे, मतलब बाहर वालों से कोई नाता नहीं रहता है, मतलब जो आउटर वाले हैं, आउटर वालों का कंट्रीब्यूशन शील्डिंग में नहीं रहता है। तो जिस ब्रैकेट को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका राइट वाला जो है वो किसी काम का नहीं रहता, उसके अंदर वाले जो सेल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं क्या करते हैं, शील्ड करते हैं। क्लियर है? तो अगर मैं डी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो डी को ऑब्जर्व करने में इनका कोई रोल नहीं है, शील्डिंग किसकी लगेगी, इन लोगों की यहाँ पर लगेगी। क्लियर है? तो अब यहाँ पर एक एक करके केस लेते हैं कि ऑब्जर्व ब्रैकेट किस तरीके का होगा, तो क्या करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो है यहाँ पर हमारा है दैट इज केस 1, अगर मैं बोलूँ यहाँ, दैट इज केस 1, इफ ऑब्जर्व ब्रैकेट या ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉन इन डी कोमा एफ सबसेल, अगर ब्रैकेट जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो डी या एफ में है, ठीक है, तो उस केस में क्या सिचुएशन रहेगी। तो हम यहाँ बात करते हैं जो ब्रैकेट हमने उठाया है उसमें एक इलेक्ट्रॉन तो टेस्टिंग में जाएगा, जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है दैट इज ऑब्जर्व ब्रैकेट इलेक्ट्रॉन, ऑब्जर्व ब्रैकेट इलेक्ट्रॉन शील्डेड बाय 0.35 पर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या होगा, पर इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ, कुछ नालायक को समझ में नहीं आता है। 0.35 पर इलेक्ट्रॉन, मतलब जो खुद के ब्रैकेट वाले अदर इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने से कंट्रीब्यूट करेंगे, 0.35। अब ये 0.35 कहाँ से आया, कैसे आया, ये अभी हम ये बात नहीं कर रहे हैं, ऑल तो कैलकुलेशन भी सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बट कैलकुलेशन का जो कंक्लूजन है वो सिलेबस में है। ठीक है, तो ये 0.35 के पीछे घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये एक वैल्यू दी गई है, सोच समझ के दी गई है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये है कि उस ऑब्जर्व ब्रैकेट का तो कंट्रीब्यूशन ये हो गया, बाकी जो अंदर वाले शेल हैं दैट इज रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कौन से, लेफ्ट साइड ऑफ ब्रैकेट, ऑब्जर्व ब्रैकेट के लेफ्ट साइड में जितने भी हैं वो कितने से शील्ड करेंगे, दैट इज 1, शील्डेड बाय 1 पर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 पर इलेक्ट्रॉन से वो क्या करते हैं, शील्ड करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर पूछूं, ठीक है, एक क्वेश्चन देकर यहाँ पर पूछ लेता हूँ। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है कि दैट इज फाइंड Z इफेक्टिव फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन या लास्ट 3D इलेक्ट्रॉन, लास्ट 3D इलेक्ट्रॉन ऑफ मैंगनीज, Mn के ऊपर हमें चेक करना है यहाँ पर। ठीक है, तो पहले तो ब्रैकेट बनाया जाए। ठीक है, Mn की अगर मैं बात करूँ, Mn हमारा एटॉमिक नंबर कितना है, 25 है। ठीक है, तो 25 में क्या आएगा, दैट इज़ 1s2 एक तरफ हो गया, देन फिर 2s2 2p6 एक तरफ हो गया, देन फिर 3s2 3p6 एक तरफ हो गया, देन उसके बाद क्या आएगा 3d5 आएगा, एंड देन फिर 4s में 2 आएगा। क्लियर? हमारा ऑब्जर्व ब्रैकेट जो है, ऑब्जर्व ब्रैकेट क्या है, 3d5 है। ठीक है, 3d5 में एक इलेक्ट्रॉन तो क्या चला जाता है, टेस्टिंग में चला जाता है। तो बचे कितने हैं, बचे हमारे कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो ये 4 का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितने से होगा, दैट इज 0.35 से कंट्रीब्यूशन होगा। बाकी हमने क्या बोला, बाकी जो रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किससे कंट्रीब्यूट करेंगे, हमारे 1 से कंट्रीब्यूट करेंगे। तो कितने हो जाएंगे, ये 10 और 18। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल कितने हैं, दैट इज इक्वल टू
18, 18 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ये प्लस करके वैल्यू किसकी आ जाएगी, सिग्मा की। ये सिग्मा की वैल्यू निकल कर आती है हमारी, दैट इज़ 19.4, ये सिग्मा की वैल्यू है। और हमें क्या निकालना है, दैट इज़ जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा, जेड माइनस सिग्मा, मतलब जेड कितना है 25 माइनस 19.5, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज़ 5.6। ये जेड इफेक्टिव की वैल्यू है। समझ में आया कुछ? ठीक है, कैसे निकाला, ऑब्जर्व ब्रैकेट को कंट्रीब्यूशन कितना था एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ के, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो टेस्टिंग पे है ना, वो खुद पे थोड़ी लगाएगा इलेक्ट्रॉन, तो बचे हुए ब्रैकेट के जो इलेक्ट्रॉन है वो उस पर लगाएंगे, देन फिर फर्दर n-1 वाले इस तरह से बिहेव करेंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, बात करते हैं, अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो s और p में हो, दैट इज केस 2, केस 2 की अगर बात करें हम, ठीक है, तो दैट इज इफ ऑब्जर्व ब्रैकेट इलेक्ट्रॉन या इफ ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉन इन S एंड P सबशेल, S या P सबशेल में अगर हमारा ऑब्जर्व ब्रैकेट है इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि जो सेम ब्रैकेट के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो उतने से ही शील्ड करते हैं, दैट इज ऑब्जर्व ब्रैकेट इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्जर्व ब्रैकेट इलेक्ट्रॉन्स शील्डेड बाय 0.35, कितना, 0.35 पर इलेक्ट्रॉन। ये तो पहले भी था। ठीक है, दूसरी बात, ठीक है, जो n-1 शेल के हैं, क्या हैं, n-1 शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शील्ड करते हैं, दैट इज शील्डेड बाय 0.85 पर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, n-1 के। ठीक है, बाकी इसके अंदर वाले, दैट इज ऑल अदर्स, all the other all the other electron, that is in left of n-1, in left of n-1 shell shielded by 1 पर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, 0.35 उस सेम ब्रैकेट के करते हैं, n-1 वाले 0.85 करते हैं, एंड ऑल दी अदर क्या करते हैं हमारे यहाँ पर 1 पर इलेक्ट्रॉन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जेड इफेक्टिव निकाला जाए, क्वेश्चन के तौर पे ले लेते हैं, दैट इज फाइंड जेड इफेक्टिव ऑन लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस का लास्ट इलेक्ट्रॉन पर हमें क्या निकालना है, जेड इफेक्टिव निकालना है। ठीक है, तो फॉस्फोरस की अगर हम बात करें, दैट इज़ 15, तो ये आएगा 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p3। ठीक है, तो ऑब्जर्व ब्रैकेट क्या है हमारा, s और p का, तो एक इलेक्ट्रॉन तो टेस्टिंग में चला गया। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन टेस्टिंग में चला गया, तो बचे कितने, 4 बचे, तो 4 किससे शील्ड करेगा, 0.35 से करेगा। ठीक है, बाकी ये क्या n-1 वाला है, ये क्या है n-1 वाला है, n-1 में कितने 8 हैं, 8 का कंट्रीब्यूशन क्या होगा 0.85। ठीक है, और बाकी अदर में क्या होगा हमारा 2 × 1 होगा, तो ये वैल्यू निकल कर आएगी किसकी, सिग्मा की वैल्यू निकल कर आ पाएगी यहाँ पर। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं आती है, दैट इज़ 10.2, एक बार कंफर्म कर लेना। ठीक है, ये क्या है 10.2।
और z इफेक्टिव अगर यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा 15 माइनस 10.2, ये वैल्यू निकल कर आती है 4.8। क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से मतलब जो ऑब्जर्व ब्रैकेट है उससे 0.35 n माइनस वन वाला जो है, अब ये 3n क्या था यहाँ पर 3 था, तो n माइनस वन क्या हो गया यहाँ पर 2 हो गया, तो वो कितना आता है 8 इंटू 0.85, एंड देन फिर रेस्ट क्या होंगे 1 के साथ कंट्रीब्यूट करेंगे। ओके, क्लियर? नाउ इसमें एक नोट वाला पॉइंट, अगर हम बात करें कि जो nth सेल है, ठीक है, वही अगर फर्स्ट सेल है तो उस वाले केस में क्या सिचुएशन रहेगी, दैट मीन्स इफ nth shell is the first shell, if nth shell is the first shell, then electron is shielded by 0.30 पर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर nth सेल ही फर्स्ट सेल है तो उस केस में किससे शील्ड करेगा 0.30 से। जैसे मैं हीलियम की अगर बात करूँ तो हीलियम क्या है 1s2 है, 1s2 में एक इलेक्ट्रॉन तो क्या चला गया टेस्टिंग में चला गया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से सिग्मा निकालने बैठूँ तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, एक कितना 0.30 से शील्ड करेगा तो कितना जाएगा 0.30 जाएगा, ये कितना है 2, तो z इफेक्टिव अगर यहाँ पर निकालने बैठूँ तो कितना आएगा 2 माइनस 0.30। ठीक है, तो कितना जाएगा 1.70। क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से हमें निकालना आता है। ठीक है ना, अब मैं कुछ यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि पीरियड्स और ग्रुप में सिचुएशन क्या होती है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, फाइंड z इफेक्टिव फॉर कार्बन एंड नाइट्रोजन फॉर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर हमें निकालना है कार्बन नाइट्रोजन में z इफेक्टिव। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं कार्बन की। कार्बन क्या है 1s2 और यहाँ क्या है 2s2 2p2। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन तो चला गया उसका किसमें टेस्टिंग में चला गया। ठीक है, तो यहाँ से कितना जाएगा दैट इज़ 3 इंटू 0.35। ठीक है, और यहाँ n-1 क्या होगा 2 इंटू 0.85। ठीक है, ये प्लस करके सिग्मा जो है ये वैल्यू कितनी आएगी हमारी 2.75। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं z इफेक्टिव निकालने बैठूँ तो वो कितना आएगा, कार्बन कितना होता है 6, तो 6 माइनस 2.75। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाती है 3.25। ओके, बात क्लियर? ये कार्बन के लिए हमने यहाँ पर निकाला। ठीक है, नाइट्रोजन के लिए अगर सेम बात करूँ मैं तो 1s2 2s2 2p3। ठीक है, 2p3 यहाँ भी सिमिलर वे में निकालेंगे। एक इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा टेस्टिंग में, बचेंगे कितने 4, तो 4 इंटू 0.35 एंड यहाँ पर कितना होगा 2 इंटू 0.85। ठीक है, ये सिग्मा आएगा, ये प्लस करके ठीक है ये कितना है 0.85, ये वैल्यू आएगी 3.1। एंड यहाँ पर अगर z इफेक्टिव निकालें तो नाइट्रोजन क्या है 7, तो ये आएगा 7 माइनस 3.1, तो ये वैल्यू आती है दैट इज़ 3.9। तो यहाँ मैं क्या बोल सकता हूँ कि 3.25 तो यहाँ क्या हो गया है 3.9 हो गया है। ठीक है, पीरियड में कार्बन से नाइट्रोजन में लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट जाने पर हमारा क्या हो रहा है z इफेक्टिव बढ़ रहा है। ठीक है, तो इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग, दैट इज इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो z इफेक्टिव है ठीक है वो क्या होगा बढ़ेगा। क्लियर? और वो हमने एग्जाम्पल के साथ ही देख लिया है। ठीक है ना, दूसरा यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, दैट इज फाइंड z इफेक्टिव फॉर
सोडियम कोमा पोटेशियम फॉर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ अगर हम निकालें सोडियम और पोटेशियम के लिए, सोडियम की अगर मैं बात करूँ तो दैट इज़ 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो कहानी ये है कि ये तो टेस्टिंग में चला गया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन था, एक ही टेस्टिंग में चला गया। n-1 कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, 0.85 से कंट्रीब्यूट करेंगे, और बाकी कितना करेगा 2 इंटू 1 से कंट्रीब्यूट यहाँ पर करेगा। ठीक है, तो सिग्मा की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाती है, दैट इज़ 8.8। तो सिग्मा की वैल्यू आ गई। जेड इफेक्टिव की अगर मैं बात करूँ तो ये तो सोडियम 11 है, तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा यहाँ से, दैट इज़ 11 माइनस 8.8, ये वैल्यू निकल कर आएगी, दैट इज़ 2.2। ठीक है, सोडियम के लिए। अब सोडियम पोटेशियम मैंने डाउन द ग्रुप वाला सिचुएशन में लिए हैं। पोटेशियम की अगर मैं बात करूं दैट इज़ 19। ठीक है, और 19 में अगर यहाँ बात करें दैट इज़ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, ये क्या होगा 6 हो जाएगा, एंड देन फिर क्या हो जाएगा 4s1। ठीक है, यहाँ भी ये क्या है, टेस्टिंग में चला जा चुका है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये टेस्टिंग में जा चुका है। तो n-1 का इस तरह से कंट्रीब्यूट करेगा 8 इंटू 0.85, देन फिर बाकी क्या करेंगे 10 इंटू 1। ठीक है, प्लस, तो ये सिग्मा जो निकल कर आएगा यहाँ, दैट इज़ निकल कर आता 16.8, ये सिग्मा है। जेड इफेक्टिव अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो ये कितना आएगा 19 माइनस 16.8, तो ये वैल्यू कितनी आती है, दैट इज़ 2.2। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से, ठीक है, कि मेरा जो जेड इफेक्टिव है किसमें, ग्रुप में, क्या करता है, ऑलमोस्ट सेम रहता है। यहाँ तो सेम ही निकल कर आ गया, बट सिचुएशन क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम। तो यहाँ हम बोलेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। ठीक है, इन अ ग्रुप क्या होता है, जेड इफेक्टिव रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम। तो दैट मीन्स बात क्या है कि अगर जेड इफेक्टिव मतलब न्यूक्लियर चार्ज जो है वही रिमेन कांस्टेंट हो जा रहा है, तो डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं तो फिर शेल तो बढ़ते जाते हैं, तो शेल बढ़ने की वजह से क्या होता है, साइज बढ़ता जाता है। ठीक है, ये चीज़ समझनी है कि जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा, अंदर को खींचने की ताकत, ठीक है, अगर बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं साइज क्या होगा, श्रिंक करता है। ठीक है, ये थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर जेड इफेक्टिव का बढ़ना साइज के लिए अच्छी बात नहीं है, जेड इफेक्टिव का बढ़ना साइज के लिए कम होने वाली बात होती है, क्योंकि श्रिंकिंग होगी, और श्रिंकिंग होगी तो उसमें क्या होगा, हमारा साइज जो है वो घटेगा। क्लियर। नाउ जब भी हम लोग कटायन बनाते हैं, कटायन बनाते हैं तो उससे क्या होता है, जेड इफेक्टिव जो है वो बढ़ता है। मतलब अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, ठीक है, तो नाइट्रोजन का अगर कटायन बनाऊं तो नाइट्रोजन के न्यूट्रल के रेस्पेक्ट में क्या होगा, वो जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे कम होते हैं वैसे सिग्मा कम हो जाता है, सिग्मा कम हो जाता है तो माइनस में है सिग्मा, तो जेड इफेक्टिव खुद ही बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तुम्हारे सामने, ठीक है, अनायन कटायन को कंपेयर करने के लिए, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस तरीके से कि जेड इफेक्टिव जो है, ठीक है, कटायन का ज़्यादा होता है, क्योंकि कटायन में सिग्मा कम हो जाता है इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से, एंड देन फिर न्यूट्रल एटम का होता है, एंड देन उसके बाद अनायन का होता है। ठीक है, ये किसके लिए बात कर रहे हैं, फोर सेम एलिमेंट के लिए बात चल रही है, दैट इज फॉर सेम एलिमेंट। ठीक है, तो एग्जाम्पल में अगर मैं बोलूँ कि नाइट्रोजन प्लस है, नाइट्रोजन न्यूट्रल है, नाइट्रोजन पर -1 है, तो आप चाहे निकाल के देख लो। ठीक है, कटायन वाले केस में जेड इफेक्टिव क्या है,
ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सिग्मा कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो सिग्मा कम हो जाएगा, तो जेड माइनस सिग्मा क्या है, वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी। ओके, ठीक है, तो चाहे आप निकाल के देख सकते हो, उसका आइडिया लग जाएगा। तो ये हमारी पूरी कहानी थी इस चीज़ को लेकर, जेड इफेक्टिव, दैट इज़ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखो, इसको मैंने टॉपिक को अलग से क्यों लिया, रीज़न ये है कि ये टॉपिक बहुत सारी चीज़ों में क्या होता है, यूज़ में आता है। ओके, ठीक है, तो यहाँ एक साथ इस चीज़ को तरीके से समझना बहुत ज़रूरी था। इसका कंक्लूज़न ग्रुप में क्या होता है, पीरियड में क्या होता है, वो जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगले जो 4 क्वांटिटीज़ हैं, 4 क्वांटिटीज़ का मैं नाम यहाँ थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। ठीक है, पहली क्वांटिटी हम जो लेंगे दैट इज़ एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वांटिटी रहेगी हमारी आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, थर्ड क्वांटिटी रहेगी हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोल देते हैं। ठीक है, एंड फोर्थ रहेगी हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं जेड इफेक्टिव पर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो इसलिए जेड इफेक्टिव को जानना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, जो हमें मेनली टाइम लगता है, ठीक है, इन 4 क्वांटिटीज़ में, फर्स्ट 2 क्वांटिटीज़ में ज़्यादा टाइम लगता है, देन लास्ट की 2 जो हैं वो नॉर्मली आराम से हो जाती हैं। ओके, ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।